So very good afternoon to all of you all. आज LLP एक्ट में जो भी सारे अमेंडमेंट्स है वो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले सी you all have these amendment notes in front of you all, and all the virtual students, I think you all already have the soft copy, so please keep these notes in front of you all. According to these notes I'll be teaching, and of course in your regular class I think almost majority of the amendments were covered, but आज especially हम लोग ये amendment class ले रहे हैं which will be again covering all the provisions which have been either amended or newly inserted for you all. Starting with the first definition. And that is the definition of a body corporate. The first thing that has been amended is the definition of a body corporate. Please listen to me very carefully. In order to become a partner in an LLP, in order to become a partner in an LLP, you either have to be an individual और अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो कौन है बॉडी कॉर्पोरेट, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एवरी बॉडी कॉर्पोरेट कैन नाउ बिकम अ पार्टनर ऑफ योर एलएलपी। यस और नो गाइस? अरे हाँ है ना, जवाब तो दो। क्या बॉडी कॉर्पोरेट या तो इंडिविजुअल होना जरूरी है या नहीं है अगर आप पार्टनर बनना चाहते हो एलएलपी के? हाँ है ना? तो अब इंडिविजुअल तो आप जानते हो क्या मतलब होता है, बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज हु इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? एक ही मिनट, आई एम जस्ट रिमूविंग द नोट्स। तो देखो, फर्स्टली हर वो कोई कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही। इवन फॉरेन कंपनीज आर रिगार्डेड एज बॉडी कॉर्पोरेट्स। अलोंग विद दैट इंडियन एलएलपीज एंड फॉरेन एलएलपीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट्स। इस डेफिनेशन में बहुत छोटा सा चेंज हुआ है, एंड दिस चेंज सेज कि हमने ये डेफिनेशन में पहले लिखा था कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956। बट नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट हमने कंपनीज एक्ट 1956 के बदले में डाल दिया है कंपनीज एक्ट 2013। एक ही मिनट देना मुझे प्लीज, व्हाट्सएप भी सिंक नहीं हो रहा है। आई जस्ट ओपन माई मेल। आई थिंक चलो किसी बच्चे ने भेज दिए। थैंक यू सो मच आयुष गुप्ता।
ओके क्या मारो यार उसको यार। ठीक है चलो, आई गॉट द नोट्स, कम ऑन। चलो ओके, तो सुनो मेरी बात। फर्स्टली माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया है। हमने सिर्फ क्या किया है, जहां पे पहले 1956 एक्ट का रेफरेंस था, उसी के बदले में हमने अब क्या कर दिया है, 2013 का रेफरेंस ला लिया है। उसके अलावा देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो आज के हिसाब से अमेंडमेंट के बाद बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है? अ बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी as defined under section 2 clause 20 of the Companies Act 2013. It also includes a foreign company. Along with that, even an Indian LLP is a body corporate and even a foreign LLP is a body corporate. But body corporate does not include the definition of a corporate soul and does not also include cooperative society. Why are we looking into the definition of a body corporate? Because along with an individual, even a body corporate is eligible to become a partner of a LLP. So in short, body corporate includes 1, 2, 3, 4 and excludes 1 and 2. What does it include? Indian company, foreign company. Indian LLP, foreign LLP. And what it does not include? Corporate soul and cooperative society. इस डेफिनेशन में इतना ही चेंज है, जहां पहले 1956 एक्ट का रेफरेंस था, अब हमने रेफरेंस दे दिया है 2013 का। अब देखो, एलएलपी अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, इट्स कंपल्सरी दैट एलएलपी शुड बी डूइंग बिजनेस एंड शुड बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। यू कैन नॉट हैव एन एलएलपी that is incorporated for a charitable purpose. तो इस डेफिनेशन में क्या चेंज है? एक छोटा सा एडिशन हुआ है इस डेफिनेशन में। ये डेफिनेशन कहता है बिजनेस इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। तो ये तो हमने बताया था रेगुलर क्लास में भी। बिजनेस इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड। बिजनेस मतलब गुड्स को खरीदना और बेचना हमेशा नहीं होता है। प्रोफेशनल सर्विसेज भी देना इज इंक्लूडेड इन द वर्ड बिजनेस। एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, विल बी इंक्लूडेड इन द ब्रॉड वर्ड दैट इज बिजनेस। बट नाउ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, वो नोटिफिकेशन के द्वारा किसी एक्टिविटी को एक्सक्लूड कर सकता है और कह सकता है ये एक्टिविटी करना बिजनेस नहीं माना जाएगा, ये एक्टिविटी करना बिजनेस नहीं माना जाएगा। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी नोटिफाई नहीं किया है, बट कल जाके अगर सीजी को ठीक लगा तो वो नोटिफिकेशन के द्वारा क्या कर सकता है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ एक्टिविटीज को कह सकता है कि हम इसको बिजनेस नहीं मानेंगे। याद रखना, एलएलपी अगर आप फॉर्म कर रहे हो, इट कंपल्सरी हैज टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस। सम काइंड ऑफ बिजनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थर्ड डेफिनेशन है जो इंट्रोड्यूस हुई है, प्लीज मार्क दिस डेफिनेशन एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स अ डेफिनेशन दैट हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अंडर द LLP Act. And the definition is of a small LLP. Small LLP. आपकी LLP को हम स्मॉल कब मानेंगे? आपकी LLP को हम स्मॉल कब मानेंगे? It means a limited liability partnership, the contribution
does not exceed 25 lakh rupees. The contribution of which does not exceed means it is either less than or equal to 25 lakhs or such higher amount not exceeding 5 crores as may be prescribed. मतलब आज सेक्शन के द्वारा जब हमने स्मॉल एलएलपी को डिफाइन किया है, हमने कहा है आपकी एलएलपी को हम स्मॉल एलएलपी मानेंगे जब आपकी एलएलपी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो पार्टनर्स का है वो 25 लाख है या उससे कम है. बट अब अगर सीजी चाहे तो सीजी ये 25 लाख की लिमिट बढ़ा सकता है और ये बढ़ा के भी सीजी की भी पावर्स लिमिटेड है. इट कैन इंक्रीज इट बट ओनली अप टू ₹5 crores. करंटली हमने क्या कोई नंबर प्रिस्क्राइब किया है? नहीं. सो व्हाट इज रेलिवेंट फॉर अस इज द नंबर ऑफ 25 lakhs. बट हमने मोदी जी को वो पावर दिया, रूलिंग पार्टी को, सीजी को. एक दिन मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं? हायर नंबर प्रिस्क्राइब. तब ऐसे केस में वो जो हायर नंबर मोदी जी ने प्रिस्क्राइब किया है उसी को आप कंसिडर करोगे, ये जानने के लिए क्या आपकी एलएलपी स्मॉल है या आपकी एलएलपी स्मॉल नहीं है. ये हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में लिख रहे हैं, इसलिए यहां पे हमने लिखा है कंट्रीब्यूशन जो है पार्टनर्स का मिला के 25 लाख से ज्यादा नहीं है. एंड अलोंग विद दैट एंड आपके एलएलपी का जो टर्नओवर है, दिस टर्नओवर ऑल्सो शुड नॉट एक्सीड 40 lakhs. दिस टर्नओवर ऑल्सो शुड नॉट एक्सीड ₹40 lakhs or such higher amount as may be prescribed, but it should not be more than 50 crores. आज के लिए रूल्स में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है. एज पर द रूल्स, एज में भी प्रिस्क्राइब, एज में भी प्रिस्क्राइब, एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स. आज हमने रूल्स में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है. मतलब आज हमारे लिए जो रेलेवेंट अमाउंट है वो ये है, आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तब माना जाएगा कि आपकी जो एलएलपी है दैट इज़ अ स्मॉल एलएलपी. स्मॉल एलएलपी को बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं. एग्जेम्पशंस मतलब छूट. उनको पूरी की पूरी एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है. हम लोग थोड़ा सा लिबरल है उनकी तरफ. छोटे मोटे है ना, देखो ना, टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा भी नहीं है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी 25 लाख से कम ही है. इट्स विद इन द बाउंड्रीज. तो कहाँ उनको इतने 81 सेक्शंस का बोझ देना है? थोड़ा सा लिबरल है हम उनके लिए. तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर दी है और बहुत सारे सेक्शंस में हमने स्मॉल कंपनीज, स्मॉल एलएलपीज को क्या कर दिया है, कुछ प्रिविलेजेस दे दिए, कुछ छूट, लिबर्टी हमने दे दी है. बट आपकी एलएलपी स्मॉल है या नहीं उसके लिए आपको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी. और क्या कहती है डेफिनेशन? आपकी एलएलपी को हम स्मॉल एलएलपी मानेंगे अगर आपकी एलएलपी में पार्टनर का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है. उसके साथ साथ आपकी एलएलपी का टर्नओवर भी जो है वो 40 लाख से ज्यादा नहीं है. ऐसे केस में माना जाएगा योर एलएलपी इज अ स्मॉल एलएलपी. यस और नो गाइस? सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. अगर आप चाहते हो शॉर्ट में ये लिख दो और वहां पे चिपका दो. बहुत इजी डेफिनेशन है. चेक हो गया. आपकी एलएलपी को हम स्मॉल कब कहेंगे बोलो तो? जब पार्टनर का कंट्रीब्यूशन किससे ज्यादा नहीं है, 25 लाख, और आपका टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं है, 40 लाख. सीजी अगर चाहे इन लिमिट्स को क्या बढ़ा सकता है? हाँ, बट अभी हमने कुछ भी रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं किया है. सो द अमाउंट दैट इज रेलिवेंट फॉर अस इज 25 lakhs एंड 40 lakhs. नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर के डेफिनेशन पे आ जाओ. डेजिग्नेटेड पार्टनर, ओके. हर एलएलपी में आप लोग जानते हो, मेरे को जवाब दीजिए, कम से कम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए? 2.
दो डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होने चाहिए, और उसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड ऑल्सो बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डेफिनेशन में चेंज आया है। ओके, एनी पर्सन will be considered to be a resident of India if he stayed in India for not less than 120 days of the immediately preceding financial year. तब आपको माना जाएगा as a resident of India. तब क्या माना जाएगा आपको? And every resident of India is eligible to become a designated partner. So out of all the partners, we want you to appoint at least 2 individuals to be the designated partners. और उसमें से एक इंडिविजुअल ऐसा होना चाहिए who should be a resident of India. याद रखना, रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डेफिनेशन में एक चेंज है। आपको हम रेसिडेंट मानेंगे if you have stayed in India for not less than 120 days in the immediately preceding financial year. Along with that, इसमें एक और एक चीज ऐड हुई है डेजिग्नेटेड पार्टनर में। देखो पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ऑल दीज आर एडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। किसको हम मानेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर? जिसका नाम आपने स्पेसिफाई किया है इनकॉर्पोरेशन के वक्त कि ये वो लोग हैं जो एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर्स माने जाएंगे, तो उन लोगों को हम कंसिडर करेंगे एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो व्हेन एन एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटिंग, यू इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी विद 2 or more persons. Person can either be an individual or a body corporate. सही या गलत? तभी आप ये भी स्पेसिफाई करोगे इन लोगों में से कौन वो 2 लोग होंगे जो बनेंगे इस एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगी, हमारे सब्सक्राइबर्स तो बन जाते हैं पार्टनर्स, और जिनका नाम आपने बताया था वो भी बन जाते हैं इस एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सब्सक्राइबर्स तो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स बन जाते हैं, बट सारे पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थोड़ी ना होते हैं। जिनका नाम आपने स्पेसिफाई किया था वही बन जाएगा उस एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर। अलोंग विद दैट, सुनो मेरी बात, अगर आपने लिखा है each of the partners from time to time of the LLP is to be the designated partner, every partner shall be the designated partner. आपने कहा हर पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, तो ऐसे केस में देन एवरी पार्टनर विल बी कंसिडर्ड एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। या तो फिर आप एलएलपी के अग्रीमेंट में भी लिख सकते हो कि कौन लोग रहेंगे हमारे एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर। उस हिसाब से एलएलपी अग्रीमेंट में जो भी आपने लिखा है उन्हीं लोगों को कंसिडर किया जाएगा एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ योर एलएलपी। अगला पॉइंट जो है वो कहता है अगर आपने किसी पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह अपॉइंट किया है, आपको उसका रिटन कंसेंट लेना जरूरी है। उसका रिटन कंसेंट लेना जरूरी है। उसका रिटन कंसेंट लेना जरूरी है। और यही जो रिटन कंसेंट है, ओके, हैज टू बी फाइल्ड विथ द रजिस्ट्रार, हैज टू बी फाइल्ड विथ द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days of his being appointed as the designated partner. और अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है, आपके पास DPIN होना जरूरी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो दीज आर द ओनली चेंजेस इन द डेफिनेशंस। मैं वापस से रिवाइज करना चाहती हूं। पहला चेंज जो था दैट वाज इन द डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। 4 चीजें इंक्लूडेड है और 2 चीजें एक्सक्लूडेड है। इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, ये चारों लोग कंसिडर किए जाएंगे एज बॉडी कॉर्पोरेट्स। और 2 लोग उस डेफिनेशन में से एक्सक्लूडेड है। कौन कौन? कॉर्पोरेट सोल एंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिजनेस ये शब्द काफी ब्रॉड वर्ड है टू इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन। बट ऐसी एक्टिविटीज जो सीजी ने प्रिस्क्राइब की है उनको हम बिजनेस नहीं मानेंगे। तो सीजी के पास पावर है
अगर वो चाहे वो नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ चीजों को बिजनेस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर सकती है। स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, तो स्मॉल एलएलपी एक ऐसी एलएलपी है जिसमें पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन इज नॉट एक्सीडिंग 25 एंड टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 40 lakhs। फिर नेक्स्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर, कम से कम 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, हाँ या ना। और ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, ओके, उसमें से एक होना चाहिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन में चेंज आया है। And now any person who has stayed in India for not less than 120 days will be considered as a resident of India। सही या गलत? अरे बोलो ना। अगर आपने एलएलपी अग्रीमेंट में कुछ प्रोसीजर दिया है या कुछ लोगों का नाम बताया है तो वही हो गए डेजिग्नेटेड पार्टनर। आप अगर चाहो सारे पार्टनर्स भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। और जब आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हो तब भी आप बता सकते हो कि इन पार्टनर्स में से ये वो लोग होंगे जो बनेंगे हमारे एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर डेजिग्नेटेड पार्टनर का रिटन में कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द टाइम दे बिकेम द डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपके पास DPIN होना जरूरी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13, section number 13. If you have the main book in front of your eyes, it is on page number 4.11 and section 17 is on page number 4.12. section 17 तो पूरा का पूरा चेंज हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया। section 13 में कॉन्ट्रावेंशन का प्रोविजन चेंज हुआ है, बट आई एम टीचिंग section 13 and section 17 right from the scratch, right from the scratch। So I am teaching, बेटा किसको कैंसिल कर रहे हो आप? हाँ, section 13 and section 17 I am teaching you all from the scratch. Okay, section 13 talks about registered office of LLP and the changes thereon. सुनो मेरी बात, every LLP shall have its registered office। अरे रजिस्टर्ड ऑफिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहीं पे तो आप LLP और उसके पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स से कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, ये रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, सपोज आज आपने बना लिया, बट कल जाके आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं और वो जगह छोटी हो रही है, आपको कोई नई जगह चाहिए टू बी योर LLP's रजिस्टर्ड ऑफिस। कैन यू चेंज योर रजिस्टर्ड ऑफिस? अरे जरूरी थोड़ी ना, LLP हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, तो जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक LLP का एग्जिस्टेंस चलते रहता है। जरूरी नहीं है कि 50 साल पहले जो हमारा LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आज भी हमारे लिए गुड है। अरे हाँ या ना, बदलते वक्त के साथ हो सकता है हम भी बदल रहे हैं और हमने लोकेशन जो है वो चेंज करने का डिसाइड किया। तो क्या LLP अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है? कर सकती है, नहीं कर सकती है? सबसे पहले तो ये सेक्शन कहता है हर एक LLP का होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही है वो जगह जहां पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, LLP को नोटिसेस भेज सकते हो, तो रजिस्टर्ड ऑफिस का होना जरूरी है। एवरी LLP शल हैव। तो क्या ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो हर एक LLP के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी है। इसी ऑफिस पे आप क्या करते हो? सारे कम्युनिकेशन और नोटिस जो है वो रिसीव करते हैं।
चाहे आपको कोई नोटिस एलएलपी को देनी है, पार्टनर को देनी है या डेजिग्नेटेड पार्टनर को देनी है, आप कहां पे दोगे? हमारे एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। यस और नो गाइस? देखो ना, अगला पॉइंट वही कहता है, अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन द एलएलपी और द पार्टनर और द डेजिग्नेटेड पार्टनर ईदर बाय पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट एट द एलएलपीज रजिस्टर्ड ऑफिस। तो पहला पॉइंट कहता है हर एलएलपी को कंपल्सरी रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पे वो नोटिसेस और कम्युनिकेशंस रिसीव करता है। सेकंड पॉइंट कहता है चाहे आपको कोई डॉक्यूमेंट एलएलपी को देना है, उसके पार्टनर को देना है या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर को देना है, आपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे अगर वो डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिया या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपने भेज दिया, देखो पोस्ट मतलब आपका नॉर्मल पोस्ट, लाल डिब्बा वाला। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है? बेसिकली यू हैव एन एक्नॉलेजमेंट दैट यू पोस्टेड द नोटिस। जब आप लाल डिब्बे में नोटिस डालते हो या चिट्ठी डालते हो, क्या आपके पास प्रूफ रहता है कि आपने चिट्ठी डाली है? नहीं। रजिस्टर्ड पोस्ट में रहता है। रजिस्टर्ड पोस्ट में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि आपने ये जो चिट्ठी है ये इस बंदे के लिए हमारे पास दी है, तो अब हमारी जिम्मेदारी हो गई ये चिट्ठी आपके बिहाफ पे इस बंदे तक पहुंचाने की। और एक चीज होती है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं बोल रही हूं। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू में आपको ये तो एक्नॉलेजमेंट मिलता ही है कि आपने चिट्ठी दी है कुरियर वाले को, प्लस आपका जो रेसिपिएंट है उसको जब आपकी चिट्ठी मिलती है ना, तो आपको भी मैसेज मिल जाता है कि उसको चिट्ठी मिल गई है। नहीं आई बात समझ में? तो यहां पे हमने कहा है आप अगर एलएलपी को, उसके पार्टनर को या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर को कुछ नोटिस देना चाहते हो, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उस चिट्ठी को या उस नोटिस को पहुंचा सकते हो। समझ में आई है नहीं बात? अरे बोलो ना। और थर्ड पॉइंट कहता है द एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस and file a notice of such change with the registrar in such form and manner as may be prescribed। आपने जैसे ही आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज किया, इस बारे में नोटिस आप किसको दोगे? रजिस्ट्रार को। किसको दोगे? तो बोलो 3 पॉइंट्स क्या क्या थे इस सेक्शन के। पहली बात तो हर एक एलएलपी का होना चाहिए अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आप एलएलपी उसके पार्टनर्स या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स से बातचीत करना चाहते हो, आप पोस्ट भेज सकते हो एट द एलएलपीज रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आपने एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज किया है, इसी चेंज के बारे में आपको रजिस्ट्रार को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द अमेंडमेंट वाज कि अगर आपने इस सेक्शन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में डिफॉल्ट किया है, तब ऐसे केस में एलएलपी एज वेल एज एवरी पार्टनर, एलएलपी एंड एवरी पार्टनर shall be liable for a penalty. Penalty of how much? बोलो ना, 500 rupees for every day of default. But now there is a maximum amount of default. The maximum amount of penalty in case of default. And this amount is? बोलो ना, 50,000 रुपीज। इससे ज्यादा आपको पेनाल्टी नहीं लगेगी। दिस वॉज द अमेंडमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। दिस सेक्शन इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट दिसंबर 2021 के अटेम्प्ट में इस सेक्शन के ऊपर इंस्टीट्यूट ने शॉर्ट नोट भी पूछा था। Please write a short note on the registered office of the LLP and change thereon. And that question was for 5 marks. 5 marks मिलेंगे अगर ये 4 sentences लिख दोगे। 1, हर LLP का होना चाहिए अपना registered office।
अगर आप एलएलपी से, उसके पार्टनर से या डेजिग्नेटेड पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में वो नोटिस पोस्ट कर सकते हो या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हो। एलएलपी अगर चाहे अपने लाइफ टाइम में कभी भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज कर सकता है। चेंज करने के बाद आपको आरओसी को इस बारे में इंटीमेट करना जरूरी है। अगर आपने इस सेक्शन को फॉलो नहीं किया, एलएलपी एज वेल एज एवरी पार्टनर है यहां पे, shall be liable for a penalty of 500 rupees for every day of default, maximum up to rupees 50,000. Okay? Sure? 100%? Next, section number 15. बोलो, हर एलएलपी के नाम के आगे क्या एलएलपी या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फुल में लिखना जरूरी है? आपके एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। आपका एलएलपी का नाम किसी दूसरे एलएलपी के साथ सिमिलर नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए। दूसरा एलएलपी छोड़ो, दूसरे कंपनी के नाम से भी आपका एलएलपी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से भी आपका एलएलपी का नाम आइडेंटिकल या तो टू नियरली रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, उसका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है पेटीएम। क्या मैं पेटीएम के नाम पे एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ? क्योंकि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मेरा एलएलपी का नाम आइडेंटिकल है, ऐसा नाम मैं अपने एलएलपी के लिए नहीं रख सकती। तो इसमें ये छोटा सा चेंज है। चेंज के बाद बस बातें इतनी समझ में आती है, आपके एलएलपी का नाम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबलिंग द नेम ऑफ अनदर एलएलपी, नेम ऑफ अनदर कंपनी और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। यस और नो गाइस? Next, section number 17 is really very important. Please mark it important. In fact, this section has changed tremendously. इसलिए मैं पूरा का पूरा सेक्शन आपको पढ़ाना चाहती हूँ, पूरा का पूरा। ठीक है? बहुत मस्त सेक्शन है, सुनो। सुनो, ध्यान से सुनना। क्या रजिस्ट्रार से भी गलती से मिस्टेक हो सकती है? अब रजिस्ट्रार से गलती हो गई, उसने आपको ऐसा नाम ग्रांट कर दिया जो दूसरे एलएलपी के नाम से आइडेंटिकल है या दूसरे कंपनी के नाम से आइडेंटिकल है या तो कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल है। ऐसे केस में अगर गलती की है, क्या आपको गलती सुधारनी भी पड़ेगी। सीजी को जब इस बारे में पता चलेगा कि आपको ऐसा नाम ग्रांट हुआ है जो बेसिकली आइडेंटिकल है किसी दूसरे कंपनी के नाम से, किसी एलएलपी के नाम से, कुछ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से, सीजी आपको डायरेक्शंस देगा। हे एलएलपी देखो, हो सकता है रजिस्ट्रार ने आपको ये नाम दे दिया है, बट ये नाम आपको ग्रांट नहीं होना चाहिए था, बिकॉज योर नेम इज आइडेंटिकल टू अनदर एलएलपी का नेम और योर नेम इज आइडेंटिकल टू अनदर कंपनी का नाम। ठीक है, उनसे वो गलती हो गई, कोई बात नहीं। हम अब आपको डायरेक्शंस इशू कर रहे हैं। 3 महीनों के अंदर आप आपके एलएलपी का नाम चेंज कर लो। 3 महीनों के अंदर आप आपके एलएलपी का नाम चेंज कर दो। क्या बोल रही हूं मैं? आर यू विथ मी? एलएलपी को अब सारा प्रोसीजर कैरी आउट करके 3 महीनों के अंदर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। ये कब की बात है? सीजी आपको नोटिस दे रहा है, हे एलएलपी
आपका नाम किसी दूसरे एलएलपी से आइडेंटिकल है या आपका नाम किसी दूसरे कंपनी से आइडेंटिकल है और इसीलिए ये नाम डिजायरेबल नहीं है, जो हो गया सो हो गया, बट अब आप आपके नाम को रेक्टिफाई करो, गलती को सुधारो और 3 महीनों के अंदर अपने नाम को आप चेंज कर लो। बट नाउ अगर आपका एलएलपी का नाम किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर है, तो ये जो ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है ना, ये जो ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है, वो क्या करेगा? वो जाएगा सीजी के पास और वो सीजी को कहेगा, हे सीजी देखो, ये रजिस्ट्रार ने इस एलएलपी का नाम मेरे ट्रेडमार्क के नाम पे इशू कर दिया है। सी ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे से फॉर एग्जांपल विजय शर्मा जो है, हु इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम, उन्होंने पेटीएम मतलब 197 कम्युनिकेशन के वो फाउंडर है। विजय शर्मा ने रजिस्टर कराया है अपने नाम पे पेटीएम का ट्रेडमार्क। वो सीजी के पास जाएंगे और सीजी को कहेंगे, सीजी देखो रजिस्ट्रार ने कैसी गलती कर दी है, ऐसा एलएलपी का नाम ग्रांट करवा लिया है जो मेरे ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है। तो सीजी सारी बातों को जांचेगा। अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन जो है जेन्युइन लगेगा तो सीजी डायरेक्शंस देगा उस एलएलपी को अपना नाम चेंज करवाने के लिए। तब भी एलएलपी को नाम चेंज करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो चीजें याद करने के लिए काफी आसान है। सीजी का जैसे ही नोटिस आया है ना, चाहे वो आइडेंटिकल विथ अनदर कंपनी का नाम हो या अनदर एलएलपी हो या बिकॉज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर अप्लाइड टू सीजी एंड इन टर्न सीजी गिव यू द नोटिस। आपको याद करने के लिए इसीलिए आसान है क्योंकि दोनों भी केसेस में एलएलपी को अपना नाम 3 महीनों के अंदर चेंज करना होता है। दोनों भी केसेस में एलएलपी को अपना नाम 3 महीनों के अंदर चेंज करना होता है। दोनों भी केसेस में एलएलपी को अपना नाम 3 महीनों के अंदर चेंज करना होता है। बट यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो प्रोप्राइटर है इस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, वो सीजी के पास जा सकता है ओनली विद इन 3 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस एलएलपी। एलएलपी को पैदा होके भी 3 साल से अगर ज्यादा हो गए तो एलएलपी ने अपने इस नाम पे आइडेंटिटी बना ली है। अब आप उसको अपना नाम चेंज करने के लिए नहीं कह सकते। जैसे देखो ना, हाँ वो अपनी गुडविल बन जाती है। जैसे कि आर अकेडमी इज नोन इन द नेम ऑफ एसपीसी, तो एसपीसी के नाम पे वो गुडविल क्रिएट हो गई। मतलब इफ यू वांट टू वी कैन चेंज आवर नेम टू स्वप्निल एंड अंकिता पटनीस क्लासेस लिमिटेड, ठीक है। बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गुडविल इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन द नेम ऑफ एसपीसी। सब लोग जानते हैं पिछले 12 सालों से हमें एसपीसी के नाम से, तो उसके वजह से ऑब्वियसली बात है, इफ आई वांट टू ऑफ कोर्स आई कैन चेंज द नेम, बट यूजुअली आई विल नॉट डू दैट। सर से डरती हूं मैं इसलिए अब आप मेरे लिए बोले सर को, ठीक है। हाँ मुझसे कोई डरता है? जोक अब ये टॉक शो ही बंद करना पड़ेगा बहुत ही बातें कर ले रहे आप लोग इमोशनल होके। चलो ओके, आज पहली बार मुझे पता चला कि मुझसे डरते हैं लोग जियाना भी मुझसे नहीं डरती है, सर क्या डरेंगे? आ जाओ, क्या पता चलेगा? आप लोग डरते हो मुझसे, ये लास्ट दिन पे आप बता रहे हो इज्जत करना अलग बात होता है, डरना अलग बात होता है।
ओके, I know I am such a strict teacher. ओके, हाँ तो मैं क्या बता रही थी, हाँ ये जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है, अगर उसको सीजी के पास जाना भी है, ही विल हैव टू गो टू द सीजी विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस एलएलपी, क्योंकि 3 सालों के बाद ये एलएलपी का भी अपने नाम पे एक गुडविल क्रिएट हो जाता है, फिर आप किसी को नहीं कह सकते कि आप नाम चेंज करो, ठीक है। बट ये पते की बात है, एक तो सीजी खुद होके आपको नोटिस भेज सकता है अगर आपका एलएलपी का नाम दूसरे एलएलपी के नाम से सिमिलर है, या आपका एलएलपी का नाम किसी दूसरे कंपनी से सिमिलर है, या तो सीजी आपको नोटिस दे सकता है कब, जब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर सीजी के पास आया था अपने दुख दर्द लेके, तब सीजी वापस से आपको नोटिस देगा कि आपको आपके एलएलपी का नाम चेंज करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. Carry out all the steps in order to change your LLP's name. जैसे ही आपने आपका नाम चेंज किया, आपके न्यू नाम के बारे में along with the order of the CG, you have to file it with the registrar within a period of 15 days. वो CG का जो ऑर्डर आया था प्लस हमारा जो न्यू नाम है उसी के बारे में हम रजिस्ट्रार को बताएंगे कितने दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर। अगर आपने आपका नाम चेंज नहीं किया ना, सीजी ने आपको डायरेक्शन दिया, देखो सीजी का डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू लॉ, पहली बात तो समझ लो। अगर आपने सीजी के डायरेक्शंस की पालन नहीं की, मतलब फॉलो नहीं किया, तब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स रजिस्ट्रार के पास खुद के पास पावर है। क्या पावर है? कि वो आपका नाम चेंज कर लेगा। एक्चुअली सीजी विल अलॉट यू अ न्यू नेम, मतलब आपका नामकरण सीजी कर लेगा, ठीक है। आपने सीजी की बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं, सीजी आपके नाम एक नया नाम अलॉट कर देगा, सीजी आपको एक नया नाम अलॉट कर लेगा। डिस्कस भी नहीं होगा, वो जो नया नाम भी अलॉट होता है वो कैसे होता है पता है? इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो नाम ऐसा होता है, डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग द ऑर्डर्स ऑफ सीजी, DO, हाँ ऐसा नाम होता है। तो शॉर्ट इनिशियल्स जो है ना, डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग द डायरेक्शंस ऑफ द सीजी, वैसे इनिशियल्स लिए जाते हैं। फिर आपके एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन का ईयर और वो सारी डिटेल्स से आपका नया नाम बनता है, ऐसा नाम बनता है। तो अगर आपने 3 महीनों में अपने चॉइस का नाम अगर चेंज नहीं किया, सीजी आपका नाम करवा लेगा, नामकरण करवा लेगा। हाँ ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं, सच में पहले हमने इस सेक्शन के लिए पेनल्टी दी थी कि चलो सीजी का अगर ऑर्डर पास किया ही नहीं तो क्या पेनल्टी ना, कुछ लोगों के लिए पैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है 5-10 लाख रुपए दे देंगे, हम नाम नहीं चेंज करेंगे। वैसा एटीट्यूड होता है कुछ लोगों का, माज आ जाती है। तो इसीलिए हमने ये पूरा सेक्शन को ही चेंज कर लिया, कहा ठीक है 3 महीनों के अंदर सीजी का डायरेक्शन फॉलो नहीं किया ना, कोई बात नहीं, सीजी खुद आपका नामकरण कर लेगा, फिर आपका अब से वही नाम होगा जो सीजी ने दिया है। ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हो बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ द एलएलपी। बट डबल कुटाना क्यों करना है? अगर करना ही है आपको अपने हिसाब से तो उन्हीं 3 महीनों में कर लो। अननेसेसरली इतना प्यारा नाम क्यों आप चाहते हो कि सीजी आपको दे, जिसमें चीख चीख के नाम ही कहता है मैंने सीजी के ऑर्डर फॉलो नहीं किए हैं। सो व्हाई यू वांट टू डू ऑल दैट, है ना? तो उससे बेटर है विद इन दिस 3 months ओनली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गेटिंग द नेम चेंज्ड। यस और नो गाइस? एंड ऑफ कोर्स यस, जैसे ही नाम चेंज होता है रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद दिस न्यू नेम। यस और नो गाइस? एंड देन माय डियर फ्रेंड्स 30 दिनों के अंदर आपको आपके एलएलपी अग्रीमेंट में भी ये नेम चेंजेस के बारे में लिखना होगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 17। मैं समरी देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो आपका एलएलपी का नाम किसी दूसरे एलएलपी से सेम है या किसी दूसरे कंपनी से सिमिलर है,
तो सीजी आपको डायरेक्शन दे सकता है आपका नाम चेंज करने के लिए, एंड दिस यू विल हैव टू कंप्लाई विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर सीजी के पास गया अपना दुख लेकर कि उसका जो ट्रेडमार्क जो उसने रजिस्टर किया था वैसे नाम से कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, तब भी सीजी एलएलपी को डायरेक्शंस दे सकता है टू गेट इट्स नेम चेंज्ड. तब भी एलएलपी को अपना नाम चेंज करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. 3 महीनों में अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो सीजी खुद आपका नामकरण कर लेगा. बाद में आप प्रोसीजर फॉलो करके अपना नाम चेंज कर सकते हो. बट सपोज 3 महीनों के अंदर आपने नाम चेंज कर लिया, आपका नया नाम का डिटेल्स अलोंग विथ सीजी का ऑर्डर आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days. देन registrar will issue you a fresh certificate of incorporation with this new name. और यही चेंजेस जो है आप एलएलपी अग्रीमेंट में भी कर लेते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. Yes or no guys? So this is all about section number 17. पूरा का पूरा सेक्शन अमेंड हुआ है, एंड दैट इज वाई दिस सेक्शन इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैं चाहती हूँ इसे रीड करूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आ जाइए. तो देखो यहां पे क्या हुआ है. आपके एलएलपी का जो नाम है इट इज आइडेंटिकल टू और नियरली रिजेंबलिंग टू अदर एलएलपी और अदर कंपनी, या तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. तब ऐसे केस में सीजी आपको डायरेक्शंस देगा कि एलएलपी का जो नाम है वो क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए. और यही डायरेक्शंस जो है आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट यू गॉट द डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट अगर सीजी आपके पास आई है क्योंकि ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर ने आपको अप्लाई किया था, तो आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर सिर्फ 3 सालों तक ही नाम चेंज करने के लिए सीजी के पास जा सकता है. आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होके 3 से ज्यादा साल हो गए तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर सीजी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है आपके एलएलपी का नाम चेंज करने के लिए. हाँ या ना? जैसे ही आपने नाम चेंज कर दिया 15 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रार को इस बारे में बताना होगा. बट जब आप इस बारे में रजिस्ट्रार को बताते हो, क्या आप सीजी ने जो ऑर्डर दिया था वो भी सबमिट करते हो? हाँ या ना? जिसके बाद रजिस्ट्रार आपको इशू करेगी एक न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसमें आपका नया नाम लिखा जाएगा, और उसी के बाद आप एलएलपी अग्रीमेंट में भी अप्रोप्रिएट चेंजेस कर लोगे. अगर आपने सीजी के डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया, सीजी क्या आपका नामकरण कर लेगा? अरे बोलो ना, सीजी आपका नामकरण कर लेगा और आपको एक नया नाम जो है वो ग्रांट कर लेगा. ऑफ कोर्स लेटर ऑन अगर आप चाहते हो इस नाम को चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. यस और नो गाइस? श्योर? नेक्स्ट चेंज इज इन सेक्शन नंबर 25. डायरेक्टली 25 पे आ जाओ. 17 हो गया ना? चेंज ऑफ नेम. अब कहां पे आ रहे हो? सेक्शन नंबर 25. सेक्शन 25 किस बारे में बात कर रहा था? रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स. पहले मैं सिर्फ बता देती हूँ ये सेक्शन क्या कहता है. पार्टनर के नाम या एड्रेस में चेंज हुआ है, पार्टनर के नाम या एड्रेस में चेंज हुआ है, ये चेंज के 15 दिनों के अंदर क्या उसको एलएलपी को बताना पड़ेगा? एलएलपी को 30 दिनों के अंदर क्या रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा? अरे बोलो ना. और ये नोटिस जो आप रजिस्ट्रार के पास दे रहे हो, इट शैल बी साइंड बाय ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. और एक चीज इसमें बताई गई है, नया पार्टनर आया है,
एग्जिस्टिंग पार्टनर सीज हो गया है, तब एलएलपी को इस बारे में रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंदर बताना होता है। और इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड चेंज है तो आपको रिटन में नए पार्टनर का कंसेंट भी नोटिस के साथ रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। अब ये सेक्शन में जो अमेंडमेंट आया है, सेक्शन नंबर 25, इज ओनली रिलेटिंग टू द पेनाल्टी। ओके, ये कहता है अगर आपने इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 को कंप्लाई नहीं किया है। अब व्हाट इज सेक्शन नंबर 25 का सबसेक्शन 2? इट रिलेट्स टू एलएलपी की जिम्मेदारी जो रजिस्ट्रार के पास जाने से रिलेटेड है। किसकी? एलएलपी को रजिस्ट्रार के पास 30 दिनों के अंदर जाना होता है। 2 केसेस में, चेंज इन नेम और एड्रेस, या तो इनकमिंग या आउटगोइंग पार्टनर के केस में क्या एलएलपी को रजिस्ट्रार के पास जाना होता है? अगर एलएलपी रजिस्ट्रार के पास इन 30 दिनों के अंदर नहीं किया तो एलएलपी एज वेल एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर shall be liable for a penalty of straight away 10,000 rupees. अर्लियर मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना वगैरह वगैरह सब झंझट था, अभी स्ट्रेट अवे इट इज 10,000। और एक चीज दी है, सबसेक्शन 1 का अगर कॉन्ट्रवेंशन, सबसेक्शन 1 मतलब पार्टनर के नाम या एड्रेस में चेंज हुआ तो उसको 15 दिनों के अंदर एलएलपी के पास जाना होता है। ये अगर पार्टनर ने नहीं किया तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पार्टनर है जिसके नाम या एड्रेस में चेंज हुआ है, he shall also be liable for a penalty of rupees 10,000। तो अभी बेसिकली बहुत इजी हो गया पेनल्टी लर्न करना, 10,000 रुपए स्ट्रेट है। सबसेक्शन 1 में डिफॉल्ट हुआ है तो पार्टनर को 10,000 लगेगा, सबसेक्शन 2 में डिफॉल्ट हुआ है तो एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 का पेनल्टी लगेगा। दैट्स द ओनली चेंज इन सेक्शन नंबर 25। नेक्स्ट अमेंडमेंट is in section number 30. Section 30 is also an important section which is relating to unlimited liability, जिसके ऊपर जनवरी 2021 में 5 मार्क के लिए इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा था। इसमें तो इतना छोटा चेंज है, इतना छोटू सा। ये सेक्शन क्या बात करता है बता देती हूं मैं। कब? अच्छा ऐसे तो बताओ, जनरल रूल एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। बट ये सेक्शन 30 बताता है अगर आपने कोई भी डिफ्रॉड के इंटेंशन से क्रेडिटर्स के साथ डील किया, कोई भी दूसरे लोगों के साथ डील किया, या फ्रॉडुलेंट पर्पस आपका था ट्रांजैक्शन करते वक्त, तब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तो होगी, प्लस आपको जेल भी भिजवाया जा सकता है, वो भी अब अप टू अ extent of 5 years. Earlier it was 3 years. After the change now it has been amended to 5 years. मतलब लॉ मेकर्स भी इससे रिलेटेड कितने सिवियर मतलब कॉन्सिक्वेंसेस डाल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आपके इरादे फ्रॉड्यूलेंट हो। फ्रॉड मतलब आपको पता है जो बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो, बट फिर भी आप झूठ बोल रहे हो, तो ऐसी बातें नहीं चलेगी। तो एलएलपी के पार्टनर्स की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, प्लस आपको जेल भी हो सकता है, दैट टू अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 years. Yes or no guys? So that was about the amendment in section number 30. अब आ जाइए 34 पे। इसमें भी पेनाल्टी में ही चेंज है। थर्टी 34 किस बारे में बात कर रहा है? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। ये सेक्शन एक सिंपल चीज कहता था, हर एलएलपी को अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीनों के अंदर, हर एलएलपी को, हर एक एलएलपी को अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीनों के अंदर फाइल करना होता था। क्या फाइल करना होता था? अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी विद द रजिस्ट्रार, जिसका फॉर्म था ई फॉर्म नंबर 8। अब अगर आपने ये चीज नहीं की, और हाँ कुछ एलएलपी को ऑडिट भी कंपलसरी किया गया है इस सेक्शन के अंदर। अब ये जो चेंज है, अमेंडमेंट है इस सेक्शन में, बस इतना ही है जो कहता है अगर आपने कंप्लाई नहीं किया है सबसेक्शन 3 को, सबसेक्शन 3 को मतलब किसको? क्या आपको क्या करना पड़ता है?
आपको रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करना होता है। ये आपने फाइल नहीं किया, ये आपने फाइल। हर एक एलएलपी को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है क्या? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। ये अगर आपने फाइल नहीं किया, ये अगर आपने फाइल नहीं किया, ये अगर आपने फाइल नहीं किया, LLP and designated partner shall be liable for a penalty of 100 rupees for each day during which the failure continues, subject to 1 lakh की maximum limit LLP के लिए है एंड 50,000 रुपीज जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी पेनल्टी देना पड़ेगा, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर द पार्टनर्स हु आर रिलेटेड और हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल कंप्लायंसेस ऑफ द LLP। और अगर आपने सबसेक्शन 1 to 4 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, सबसेक्शन 1 कहता है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बुक्स बनाओगे, 2 कहता है यू शुड मेंटेन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट, और सबसेक्शन 4 कहता है आपका ऑडिट अगर कंपलसरी है तो ऑडिट करवाना जरूरी है। इन चीजों को अगर आपने फॉलो नहीं किया तब ऐसे केस में LLP shall be punishable with a fine of not less than 25,000 rupees, which may extend to 5 lakhs, or designated partner 10,000 rupees, which may extend to 1 lakh rupees, which may extend to 1 lakh rupees. तो इसमें भी जो चेंज हुआ है ना, that change is only relating to contravention. अब section 34A is a newly introduced section. सुन रहे हो क्या? Section number 34A is a newly introduced section. What is this section saying? देखो एक बॉडी है नफरा। नफरा के बारे में सुना है आपने? नहीं? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी, क्या बोलते हैं? नफरा, NFRA। क्या कहते बोलो तो? NFRA, नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी। हमारा इंस्टीट्यूट जो है ICAI, वो बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हमारा इंस्टीट्यूट बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसी को चेक करता है नफरा, मतलब ICAI के भी ऊपर नफरा की बॉडी है जो वैलिडेट करता है इन चीज को और फिर डिसाइड करता है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल हो गए, कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स किस एंटिटीज को एप्लीकेबल हो गए और कैसे ऑडिट होगा। मतलब ICAI से भी ऊपर एक बॉडी है नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी। अब नफरा ने जो भी नोटिफाई किए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वो एप्लीकेबल हो गए इवन टू नोटिफाइड LLPs। मतलब अब सिर्फ कंपनीज ने LLP को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के प्रैक्टिसेस फॉलो करने पड़ेंगे। सारी LLP को नहीं, वो सारी LLP को जिसको हमने नोटिफिकेशन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया है। मे भी हो सकता है स्मॉल LLPs को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो देखो छूट दी है हमने स्मॉल LLP को। समझ रहे हो क्या आप? तो हम नोटिफिकेशन के द्वारा बताएंगे कौन से LLPs को ऑडिट करना जरूरी है, और अगर ऑडिट होगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना जरूरी है। बुक्स जब वो बनाएंगे तो ये बुक्स भी जो बनाई जाती है वो बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट द नफरा हैज ऑथेंटिकेटेड। Getting this or no? So this is that section which is talking about the same. It's a very simple section. Examination point of view, I don't think so that's relevant, but practically you should know about it. तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे नफरा के साथ साथ प्रिस्क्राइब कर सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो एप्लीकेबल हो गए इवन टू अ सर्टेन क्लास ऑफ LLPs। ठीक है? अरे हो कि नहीं?
एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 35, इसमें भी अमेंडमेंट है और कॉन्ट्रावेंशन से रिलेटेड ही अमेंडमेंट है। क्या कहता था 35? जैसे ही आपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर दिया 60 डेज के अंदर, वेरी गुड, आपको सबमिट करना पड़ता है एक एनुअल रिटर्न इन ई फॉर्म नंबर 11। सही या गलत? अब अगर आपने ये नहीं किया है, फाइल नहीं किया है एनुअल रिटर्न, फाइल नहीं किया है एनुअल रिटर्न, तो LLP as well as the designated partners shall be liable for a penalty of 100 rupees for each day during which the failure continues. और मैक्सिमम लिमिट जो है LLP के लिए 1 लाख है और 50,000 रुपए इज फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यस और नो गाइस? श्योर? अरे बोलो ना। नेक्स्ट, सेक्शन 69, पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। दिस सेक्शन सेज, इस LLP एक्ट में बहुत सारे जगहों पे हमने दिया है, इस डॉक्यूमेंट को 60 दिनों के अंदर सबमिट करो, इस डॉक्यूमेंट को 6 महीनों के अंदर सबमिट करो, इसको आप 30 दिनों के अंदर सबमिट करो, इसको हमने 15 दिनों के अंदर सबमिट करना है। चलो, अगर ये टाइम लिमिट के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किया तो क्या क्या कहानी खत्म हो जाएगी? नहीं। सेक्शन 69 आपको सेव करना है। कहा है वो टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने वो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट को फाइल नहीं किया है, आप एडिशनल फीस देके वो डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो। सो इट्स लाइक आपको एग्जामिनेशन देनी है तो इस तारीख तक एग्जाम फॉर्म भरो, नहीं भरा तो कहानी खत्म नहीं होगी। लेट फीस देके आप अभी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। सिमिलरली ये बात वही कहती है कि अगर आपको इस एक्ट में कुछ टाइम लिमिट दी गई है, इतने दिनों के अंदर ये डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, और उतने दिन तक तो आप सो रहे थे, हाँ है ना, बाद में आपको क्लिक हुआ अरे ये डॉक्यूमेंट तो हमने सबमिट करना था, किया ही नहीं है, तो अब क्या होगा? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एडिशनल फीस देके उस डॉक्यूमेंट को अभी भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर सकते हो। दैट्स इट। क्या क्या क्या? एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न विच इज रिक्वायर्ड, रिटर्न जैसे कि एनुअल रिटर्न which is required to be filed under this act with the registrar is not filed or not registered within the time limit, then you may still file it on the payment of such additional fees. Additional fees देके आप उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर सकते हो। चलो, कुछ छोटे छोटे सेक्शंस है जो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 67A, 67B, 67C and 68A will not take much time, will only take 5 to 7 minutes. मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। सुनो मेरी बात। नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये अमेंडमेंट्स कंप्लीट करके ही छोड़ने वाली हूं मैं। आ जाइए। ओके, सुनो मेरी बात। आपको पता है जब कभी भी हम कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल करते हैं, जब कभी भी हम कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल करते हैं तो जस्टिस तो मिलती नहीं है, बट क्या मिलता है? तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तो अब जब कभी भी हम केस फाइल करते हैं, भाई इंसाफ तो नहीं मिलता है, बट तारीख पे तारीख ही मिलती है। इसी चीज को सेट ऑफ करने के लिए ये कुछ नए सेक्शंस है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सेक्शन 67A कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर सकता है। सुन रहे हो क्या आप? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर सकता है।
कितने स्पेशल कोर्ट्स कौन सी जगह में सीजी खुद डिसाइड करेगा। हो सकता है हर शहर में एक स्पेशल कोर्ट है, हर गांव में एक स्पेशल कोर्ट है, हर टाउन में एक स्पेशल कोर्ट है, जितना रिक्वायरमेंट है। हो सकता है एक शहर में, मुंबई में 2-2 स्पेशल कोर्ट है। हो सकता है कंपनीज ही उतनी ज्यादा है, एलएलपीज ही उतनी ज्यादा है, तो इसलिए हमें जरूरत थी सीजी जितने स्पेशल कोर्ट्स चाहे उतने स्पेशल कोर्ट्स जो है वो एस्टैब्लिश कर सकता है। तो ये स्पेशल कोर्ट्स आर कंसर्निंग ओनली फॉर द ग्रीवियंसेस रिलेटिंग टू एलएलपी। हाँ, मतलब ये कोर्ट को हमने स्पेशली एस्टैब्लिश किया है एलएलपी एक्ट के तहत। तो जनरल केसेस हो गए ही नहीं, एलएलपी से ही मैटर्स सामने आए गए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने किसी स्पेशल कोर्ट को, नाम में लिखा है स्पेशल कोर्ट को बनाया ही है एलएलपी एक्ट से रिलेटेड ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करने के लिए, ऑब्वियसली बात है उनका रिड्रेसल थोड़ा स्पीडी मैनर में होगा। जनरल कोर्ट तो है नहीं कि हर दुख दर्द लेके चले गए, ये सिर्फ एलएलपी से रिलेटेड बनाया गया है। ओके, तो ऐसा स्पेशल कोर्ट जो सिर्फ एलएलपी के ग्रीवियंसेस से रिलेटेड है, वो अगर सीजी चाहे तो एस्टैब्लिश कर सकता है। इसी स्पेशल कोर्ट में होता है एक सिंगल जज, तो ज्यादा तामझाम नहीं है। जैसा पिक्चर में देखते हो ना, इतनी बड़ी कचहरी है, इधर एक आदमी उधर एक आदमी, इधर जज बैठा है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो टाइप कर रहे हैं हर एक सेंटेंस को बोला गया टू डॉक्यूमेंट ऑल दोस थिंग्स विच आर बीन सेड। ऐसा कुछ तामझाम नहीं है, एक छोटा सा कमरा, ये केबिन जितना बस, जहां पे एक सिंगल जज बैठा रहेगा और यहाँ पे ये पार्टी अपनी बात बोलेगी, वो पार्टी अपनी बात बोलेगी और खत्म है बात। सो बेसिकली वी आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इजी एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंसेस। तामझाम नहीं कर रहे हैं भाई, फटाफट हमें हमारे दुख दर्द का सोल्यूशन दे दीजिए, उस पर्सन को जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट दे दीजिए और कहानी खत्म कीजिए। तामझाम नहीं भी हुआ तो चलेगा। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज स्पीडी रिड्रेसल एंड जस्टिस फॉर दोज हु आर अग्रीव्ड पार्टीज। एक ही जज यहां पे बैठा जाता है। ये जज का क्या हायरार्की है वो सब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट आप समझ लो ही शुड एटलीस्ट बी अ सेशंस जज। सो बेसिकली ऐसा कोई भी आलतू फालतू इंसान थोड़ी ना जज बन जाएगा, उसकी भी कुछ डिग्री होगी, कुछ स्टेटस होगा, कुछ क्वालिफिकेशन होगा, तो उसी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है। अभी तक एलएलपी एक्ट के अंदर कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बना है, इसलिए आगे उस सेक्शन में लिख दिया जब तक एलएलपी एक्ट के अंदर कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बनता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 435 के अंदर जो आपने स्पेशल कोड बनाया है वो कंपनीज के साथ साथ एलएलपी के भी मैटर्स को एड्रेस करेंगे। तो जब तक स्पेशल कोर्ट इस एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश नहीं होता है, जो स्पेशल कोर्ट आपने कंपनीज एक्ट के 436 के सेक्शन में बनाए हैं वो कंपनीज एक्ट के तो ग्रीवेंसेस रिड्रेस करेगा, अलोंग विद दैट एलएलपी के भी सारे मैटर्स वहीं पे देखे जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट 67A। 67B कहता है, सुनो ना मेरी बात, आपका एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो एरिया में है, इसलिए रजिस्टर्ड ऑफिस और इंपॉर्टेंट है, आपके एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस एरिया में है, आपके एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस एरिया में है, वो एरिया जो भी स्पेशल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रही है उस स्पेशल कोर्ट में आप अपील करोगे। तो जैसे कि एसपीसी का रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में है, अब पुणे कौन से स्पेशल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, वहीं पे मैं अपना केस फाइल करूंगी। सो देखो, एसपीसी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन पुणे बट 160 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। सुन रहे हो क्या? बट अब अगर मुझे किसी से दर्द है तो मैं कौन से कोर्ट में जाऊंगी? दिल्ली के बैंगलोर के पुणे के अहमदाबाद के, पुणे के, मतलब स्पेशल कोर्ट जो है उसका जुरिस्डिक्शन होता है। जुरिस्डिक्शन मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो पुणे जो भी स्पेशल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है उसी स्पेशल कोर्ट में मैं अपना दुख दर्द लेके जाऊंगी।
सुन रहे हो क्या आप? अरे बोलो ना। 67B वही कहता है कि आपके जो भी दुख दर्द है, आपको अगर किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो आप उस स्पेशल कोर्ट में केस फाइल करोगे जहां आपके एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है? अब कुछ एक दो बातें हैं। सपोज आपने स्पेशल कोर्ट में अप्लाई कर दिया। अब स्पेशल कोर्ट के पास भी पावर है कि वो एक समरी ट्रायल ले सकता है। समरी मतलब क्या? इन शॉर्ट क्या कर सकता है? इन शॉर्ट में एक होता है रेगुलर ट्रायल और एक होता है समरी ट्रायल। अगर किसने मुझे दुख दिया है और एलएलपी एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट में मैंने केस फाइल किया है, सुन रहे हो क्या? और उसने जो भी गलत किया है वो इतना कुछ बड़ा कांड नहीं है, छोटा मोटा है दुख दर्द। इतना छोटा मोटा कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना एक्ट के अंदर, उसकी जेल 3 साल से कम है। उसकी जेल 3 साल से कम है। तो इतना बड़ा कांड नहीं किया है आपने। तब स्पेशल कोर्ट समरी ट्रायल ले सकता है और फास्ट ट्रैक मैनर में डिसीजन ले सकता है। देखो, जैसे एक रेगुलर बैच है और एक फास्ट ट्रैक बैच है। रेगुलर बैच में भी सब कुछ पढ़ाया जाता है, फास्ट ट्रैक बैच में भी सब कुछ पढ़ाया जाता है, बट इन समरी। वैसे ही स्पेशल कोर्ट के पास आप जाए तो वही होगा, ये बोलेगा वो बोलेगा, दोनों बोलेंगे, जज सुनेगा और फिर डिसीजन देगा। रेगुलर ट्रायल में भी वही होता है और स्पेशल ट्रायल में भी वही होता है, बट यहां पे इन अ स्पीडी फास्ट ट्रैक मैनर होता है। बट आप याद रखना, स्पीडी ट्रायल उन्हीं केसेस के लिए हो सकता है जिनका जो कॉन्ट्रवेंशन है उसमें जेल 3 साल से कम है। इसमें भी एक ट्विस्ट है। 3 साल से कम सेक्शन में लिखा है कि आपको सजा होगी, बट जज को जब सजा देनी है वो 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता है। अगर स्पीडी ट्रायल कर रहे तो वही केसेस आ सकते हैं जिसमें सजा 3 साल या उससे कम की है, जिसमें सजा 3 साल या उससे कम की है। बट जब एक्चुअल में जज अपना जजमेंट देगा, आपको सजा 1 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती है। आपको सजा 1 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती है। अब यही समरी ट्रायल करते करते अगर जज को लग गया कि ये कांड छोटा मोटा नहीं है, बड़ा कांड है, और ये इंसान इतने सालों से अकाउंट्स के साथ खेल रहा है, विंडो ड्रेसिंग कर रहा है, इतने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड किया है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, तो हम स्पीडी ट्रायल को रेगुलर ट्रायल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर ऑब्वियसली जितनी सजा हमें देनी है हम उसको सजा दे सकते हैं। तो जज के पास ये पावर है। बच्चे कभी कभार वो 3 और 1 में कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं वापस से कहना चाहती हूँ, स्पीडी ट्रायल में वही केसेस आ सकते हैं जिसमें एक्चुअल में सजा 3 सालों से कम है, बट जब जज जजमेंट देगा, वो जो बंदा है जिसने गलत काम किया है, जज की अब औकात ही नहीं है ज्यादा सजा देने की। 1 साल तक की ही जेल उसको हो सकती है। बट अगर ये जज को लग रहा है कि ये स्पीडी ट्रायल वाला केस ही नहीं है, मामला ही नहीं है, वो ऑफेंस बहुत गहरा है, तब ऐसे केस में हम उसको सजा दे सकते हैं, पूरी सजा। बट उसके लिए पहले समरी ट्रायल विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रेगुलर ट्रायल, और फिर आपको जितनी सजा देनी है उस सेक्शन के हिसाब से आप उसको उतनी सजा दे सकते हो। ठीक है या नहीं? अगला पॉइंट तो क्या, आप स्पेशल कोर्ट की बातों से खुश नहीं हो? कैन यू मेक अ फर्दर अपील इन द हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। और ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रजिस्ट्रार लगता है। कितने रजिस्ट्रार्स हो गए, कहाँ कहाँ हो गए, उनका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, इनको बनाने का भी पावर हमने
सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स अंडर द LLP एक्ट. अभी सुनो ना, कुछ बोलना है बातें. टेक्निकली तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बट इन द कमिंग वीक आई विल बी टेकिंग फर्स्टली कंपनीज एक्ट का डिटेल्ड रिविजन, LLP का डिटेल्ड रिविजन. आप लोग और एक टेस्ट देने वाले हो जो होगा मंडे, जो मंडे को होने वाला है, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 का होगा. सही है गलत? तो मंडे तक तो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए, ठीक है. उसके बाद ना आप ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आप लोग क्या करो, कंपनीज एक्ट को रिवाइज करो. मोस्टली फ्राइडे को हम पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट को डिटेल में रिवाइज करेंगे विथ 2 पास्ट पेपर क्वेश्चंस. उसके अगले वीक LLP एक्ट का डिटेल रिवीजन होगा और उसके लास्ट 2 पेपर्स के क्वेश्चंस किए जाएंगे. तो बेसिकली बिफोर दिवाली आई वांट टू कंप्लीट एक कमिंग वीक में कंपनीज एक्ट का और उसके अगले हफ्ते में LLP का रिवीजन. अगर आप लोग घर भी जा रहे हो, इट इज ओके. आई विल बी कंडक्टिंग दो सेमिनार्स ऑन YouTube. आई डोंट नो एक्चुअली, मैंने वो जो प्रेस्टीज के बच्चे हैं उनको ऑलरेडी कंपनीज एक्ट और LLP के लिए कमिट किया कि उधर से मैं लूंगी. तो आप लोग अगर चाहते हो आप लोग वहां पे आ सकते हो, ऐसा कुछ कर लो. नहीं तो फिर यहाँ पे आप मोबाइल पे, नहीं तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगवा लूंगी, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे. और एक बात सुनो ना, पोस्ट दिवाली हम लोग जो आपके अटेम्प्ट की RTP है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. RTP में अराउंड 300 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, 3 पेपर्स के बराबर. तो मतलब 9 आवर्स ओनली राइटिंग प्रैक्टिस. हम लोग वो 9 आवर्स को हो सकता है 3 दिनों में डिवाइड कर ले, तो 3-3 घंटा कंटिन्यूसली आपको सिर्फ लिखना है. वो भी यूट्यूब पे लू, आप घर पे जा रहे हो, ठीक है. फिर वो भी मैं यूट्यूब पे कंडक्ट कर लूंगी. 2 दिन इधर आ जाओगी, 1 दिन प्रेस्टीज पे चली जाओगी, और उसके हिसाब से आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा, है ना. एंड अभी आपका सिलेबस तो हो गया है. टेस्ट के बाद मतलब मंडे के बाद फिर मैं एक एक करके जो हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो डालना चालू करूंगी, तो वो भी आप देखना चालू कर दो, ठीक है. ऐसा नहीं है आज क्लास खत्म हो गई है तो अब आपको बुक अंदर रख देनी है. देखो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, डरा रही नहीं हूं, बट मैथमेटिक्स और लॉ ये 2 ऐसे पेपर्स है जिसमें बच्चा इतना अच्छा स्कोर नहीं करता है. एक तो मैथमेटिक्स के पेपर में कैच होता है, और लॉ के पेपर में क्या होता है, मेजॉरिटी किड्स एट CA फाउंडेशन आर नॉट गुड इन द लैंग्वेज इटसेल्फ. तो इंग्लिश से ही लड़ाई है उनकी. उसमें फिर लीगल लैंग्वेज, उसमें लर्न करो, गोला गोला वाला पेपर नहीं है, लिख के बताओ, तो बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज होती है. तो अब देखो, अभी तक भी अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं की, इट इज स्टिल ओके. आज से भी इफ यू मेक इट श्योर एवरी डे यू आर सॉल्विंग एनी 5 क्वेश्चंस, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट एन एग्जामिनेशन. आज से भी रैंडमली क्वेश्चन बैंक उठाओ, हर दूसरा क्वेश्चन लिख कर निकालो. एक क्वेश्चन लिखो, एक रीड करो, एक लिखो, एक रीड करो, एक लिखो, एक रीड करो, मतलब 10 क्वेश्चंस आपके हो रहे. ऐसा आप आज से अगर करते हो, बिलीव मी, एग्जामिनेशन के साथ क्लियर होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है. मैंने आपको अपने बारे में बताया था CA फाइनल में जो हुआ था, नहीं बताया था. CA फाइनल में मैंने 5 महीने का, ये सब वाइंड अप कर लेना सूरज, वो रहने दे, स्ट्रीमिंग अगर चालू है तो. चालू है ना स्ट्रीमिंग? हाँ. CA फाइनल में आई हैड टेकन 5 months का प्रेपरेटरी लीव फ्रॉम माई आर्टिकलशिप टू गिव द अटेम्प्ट. ओके. अब
First 2 months, I studied every subject in detail. और 2 महीनों के अंदर मेरा फर्स्ट रिवीजन हो चुका था ऑफ ऑल 8 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. अब 1-to-1 रीडिंग हर एक टॉपिक का 1-to-1, और उसी रीडिंग में मैंने फिल्टरिंग भी किया. कुछ कुछ चीजें होती है ना, सेक्शंस का क्रक्स निकालना चालू कर दिया. हमारे पास ऐसे चार्ट बुक्स नहीं होती थी जैसे हमने आपको दी है. तो चार्ट बुक का सारा कंटेंट जैसे होता है, जो समरी है अबाउट द सेक्शन, वो बना भी लिया. हर एक पेज, हर एक सब्जेक्ट का मैंने रीड करके निकाला इन दिस पीरियड ऑफ 2 months. तो ऐसे करके आटो भी सब्जेक्ट का फर्स्ट रीडिंग वाज डन थॉरली 100% ऑफ ऑल 8 सब्जेक्ट्स. फिर मैंने सोचा एक रीडिंग हो गई है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द सेकेंड रीडिंग, यू नो, लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन पेपर एंड सी आखिर 2 महीने में क्या गुल खिला है. मतलब 2 महीने लिटरली आई डिड नॉट टॉक टू माई फ्रेंड्स, टू माई रिलेटिव्स. दिन रात एक करके 12 से 13 घंटा इफेक्टिवली पढ़ाई करती थी, एकदम शिद्दत से. नो सोशलाइजिंग, तब तो व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, इंस्टा भी नहीं था. वी जस्ट हैड फेसबुक वगैरह, वो हार्डली मैं कभी तो भी ओपन करती थी अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस. और मम्मी पापा ने घर का टीवी भी बंद करवा लिया था. सो देयर वाज लाइक लिटरली नो सोशलाइजिंग और नो डिस्ट्रैक्शन इन माई लाइफ. 2 महीने एकदम शिद्दत से मैंने आटो भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन किया. तो इसलिए मैंने सोचा सेकेंड रीडिंग पे जाने के पहले वंस आई शुड सॉल्व द पास्ट पेपर्स टू सी हाउ मच आई एम एबल टू राइट. पहला पेपर उठाया अकाउंट्स का, एकदम शिद्दत से घड़ी के कांटे के हिसाब से 2 बजे पेपर लिखने के लिए बैठ गए. सोचा 2 से 5 के बीच में आंसर पेपर निकाल दिया, प्रिंट आउट ले लिया अकाउंट्स का पेपर और बोला रिवाइज हो गया, चलो लिखना चालू करती हूँ. लिखना चालू किया 2 बजे, 2:20 को पेपर लिखना हो गया. 2:20 मतलब 20 मिनट्स में. कैसे ऐसे पॉसिबल है? उसके आगे कुछ आ ही नहीं रहा था. मतलब ज्यादा तेज कैसे? उसके आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था लिखूं क्या मैं. और उस दिन जेन्युइनली माई हार्ट वॉज ब्रोकन. मतलब ऐसा लग रहा था 2 महीने मैंने किया क्या है. 2 महीने दिन रात एक करके सारी चीजों को सैक्रिफाइस करके और क्विट करके मैं पेपर लिखने बैठी हूं और 20 मिनट से ज्यादा मैं लिख भी नहीं पा रही हूं. मतलब क्या इतनी खराब हूं मैं एज अ स्टूडेंट कि इतना भी नहीं आ रहा है मुझे. और ऐसा भी नहीं था कि मैंने क्लासेस ठीक से अटेंड नहीं की थी या होमवर्क नहीं किया था. मैं एकदम सिंसियर, जैसे ये लड़कियां है फर्स्ट बेंच पे आके बैठती थी, हर लेक्चर अटेंड करती थी, नोट्स लिखती थी, होमवर्क करती थी. मतलब आई नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन दैट पार्ट एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू डू दैट. एक्चुअली शुक माई हार्ट. और दैट डे आई वॉज ब्रोकन. मतलब मुझे ऐसा लगा फेल हूं मैं. आई नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट ओनली. कुछ नहीं हो सकता है. मतलब 2 क्वेश्चन से ज्यादा मुझे अटेम्प्ट भी करने नहीं आ रहा है. तो 2 महीने मैंने किया क्या है. उस रात बहुत रोई मैं, रात भर रोई मैं. एंड देन माई पेरेंट्स मोटिवेटेड मी एंड दे मेड मी अंडरस्टैंड इट्स ओके, यू स्टिल हैव 3 months इन योर हैंड. और मैंने इतनी जिद पकड़ ली, मैंने बोला ये जो गलती हुई है ना, गुड इट हैपेंड राइट नाउ व्हेन आई हैव 3 months इन माय हैंड. अगर यही गलती मैं सेकंड रिवीजन करती, थर्ड करती, फोर्थ करती और मैं एग्जामिनेशन देने जाती तो इट वुड हैव कॉस्टेड मी 6 months. फिर मैंने जिद पकड़ ली, उल्टी जिद, एकदम जिद्दी. और फिर मैंने बोला अब मैं पढ़ाई करूंगी नहीं रिलेटिंग टू द टेक्स्ट बुक, सिर्फ पेपर ही पेपर सॉल्व करूंगी. पिछले 10 अटेम्प्ट के सारे पेपर्स का प्रिंट आउट ले लिया, 80 पेपर्स. मेरे पास 3 महीने थे, मतलब 90 दिन. हर रोज एक पेपर सॉल्व किया मैंने, हर रोज 2 से 5 के बीच में. एक दिन अकाउंट्स, फिर लॉ, जैसे होता है ना अकाउंट्स, मतलब SFM, माफा, लॉ, ऐसे करके टैक्स, DT, फिर यहाँ पे ग्रुप 2 का जैसे भी चारों सब्जेक्ट्स है. मतलब 80 डेज में आई सॉल्व 80 पेपर्स, 2 से 5, जो हमारे एग्जामिनेशन का टाइमिंग होता है. क्योंकि नाउ आई वॉज ऑल्सो मेकिंग माई बॉडी अकस्टम टू दैट शेड्यूल. पहले 2 महीने में 2 से 5 आई यूज टू टेक अ पावर नैप, सोती थी, फिर चाय वाय पी के फिर पढ़ना चालू करती थी. तो दैट टाइम माई ब्रेन वॉज नॉट एक्चुअली एक्टिव. और कोई भी रूटीन को एडजस्ट होने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीना लगता ही है. तो ये 3 महीने में 2 से 5 आई मेड इट श्योर आई वॉज नॉट स्लीपिंग एंड 2 to 5 घड़ी के कांटे के हिसाब से आई वॉज टेकिंग पेपर्स एंड एवरी डे आई वॉज सॉल्विंग 1 पेपर ईच. एक दिन उसकी पढ़ाई करती थी, अगले दिन 2 से 5 पेपर देती थी.
फिर 2 से 5 पेपर देने के बाद 6 बजे तक टाइम पास करती थी, 6 बजे मम्मी के साथ ही डिनर कर लेती थी और सो जाती थी। अगले सुबह जल्दी उठ के वापस से जैसा रूटीन मुझे एग्जामिनेशन के वक्त चाहिए था वैसा ही रूटीन मैंने अपने आप का बना लिया था। अगले दिन वापस से पूरा दिन फिर पढ़ो, 2 से 5 में पेपर दो, शाम को डिनर करके सो जाओ, पढ़ो पेपर दो, पढ़ो पेपर दो। 80 दिन मैंने 80 पेपर्स, हर सब्जेक्ट के 10-10 पेपर्स मैंने सॉल्व किए। और जब आप पेपर सॉल्व करते हो ना, आपको आपकी वीकनेसेस खुद होके समझ जाते हैं। देखो हमने साथ में रिवाइज किया है, मैं और रिवाइज करूंगी, मैं और राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू एक्चुअली यू नो अच्छे मार्क्स अगर क्लियर करना है तो ये बात आपको पूरी नहीं करने वाली है। बिकॉज देखो फाइनली व्हाट इज योर वीकनेसेस यू नीड टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ ओनली। हर एक बच्चे की अपनी वीकनेस होती है। हो सकता है मेरे लिए इसका पेपर वीकनेस था, इसका करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हो सकता है आपके लिए लॉ वीकनेस है, किसी और बच्चे के लिए अकाउंट्स वीकनेस हो सकता है, तो किसी के लिए हो सकता है मैथमेटिक्स। सो व्हाट इज योर वीकनेस you will never come to know till the time you don't start writing by yourself. आपकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कराने का यही एक मौका है, एंड दैट इज सेल्फ स्टडी एंड राइटिंग पेपर्स। ये अगर आप नहीं करते हो, इतनी मेहनत जो है सारी पानी पानी हो जाएगी। और ये मैं जेन्युइनली अपने आप जो मैंने फेस किया है उस पे से मैं बोल रही हूं कि मैंने खुद ने अच्छे से क्लासेस अटेंड की, होमवर्क किया, सेल्फ स्टडी भी की, बट फिर भी मैं 20 मिनट से ज्यादा लिख ही नहीं पाई। और ये 10-10 पेपर, हर पेपर को सॉल्व करते वक्त ना कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ जाती। कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं जो इंस्टीट्यूट के फेवरेट सेक्शंस होते हैं, जिनके ऊपर हर अगले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट सवाल पूछती है। ऑटोमेटिकली आपका रिविजन भी हो जाता है। तो अगर देखो 100 मार्क का एक्चुअल पेपर होता है, बट 120 मार्क का इंस्टीट्यूट सवाल पूछती है। तो पेपर के बाद तो आप देखते हो ना, आप क्या लिखे हो, क्या नहीं लिखे हो, क्या सही है, क्या गलत है, उसका सजेस्टेड आंसर भी इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे डालता है। व्हाट शुड बी द सजेस्टेड आंसर, व्हाट इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो बेसिकली वो सारे सेक्शंस तो रिवाइज हो ही जाते हैं, और रिविजन के साथ साथ आपकी इतनी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। ये सारी चीजें हुई, उसके वजह से माई अटेम्प्ट, CA फाइनल अटेम्प्ट वॉज प्रीपोन्ड बाय 6 months बिकॉज आई हैड कन्वर्टेड फ्रॉम ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स, but still I was able to clear both the groups in the first attempt. ये समझो आप। जितने पेपर्स आप लिखोगे, जितने पेपर्स आप लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। जब एग्जामिनेशन के डे पे मैं गई थी, I never even thought that it is something new that is happening to me. बहुत सारे बच्चों को एंजाइटी होती है, फीवर आ जाता है उसके वजह से, एग्जाम प्रेशर, एग्जाम टेंशन की वजह से। तो मेरी बॉडी 3 महीने से यही कर रही थी, तो मेरे को कभी वो नया लगा ही नहीं कि कुछ नया हो रहा है मेरी जिंदगी में। सिर्फ घर के बदले जगह चेंज हो गई है, वही रूटीन, वही शेड्यूल, वही पेपर का टाइमिंग, और वही मुझे करना है जो मैंने पिछले 3 महीने में किया है। तो देखो फाइनल डे पे अगर आप अच्छे आउटकम्स चाहते हो, इट इज दिस प्रेपरेटरी लीव दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। इस टाइम को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, एकदम एफिशिएंटली यूज करना, तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा। हाँ, तो लर्न तो आपका हो जाना चाहिए ना। अभी तक बुक ऑफ हाइलाइट्स बनाई है आपने? अभी क्या है, अक्टूबर ना। अगर लर्न नहीं भी किया है, मेक इट श्योर टिल अक्टूबर एंड यू आर डन विद द लर्निंग पार्ट, ठीक है? एंड देन यू हैव नवंबर के पूरे 30 दिन। 30 दिन में अभी आपके पास है कितने पेपर्स? 4। 30 डिवाइडेड बाय 4 करो, 7 पेपर अप्रोक्सीमेटली, 7 पेपर्स ईच सब्जेक्ट यू हैव टू सॉल्व इन नवंबर। एंड देन दिसंबर 15 दिन जो है आपके पास, 14-15 दिन, आपको जो भी लग रहा है आपकी वीकनेसेस है, अच्छे से अभी भी याद नहीं हो रहा है, कुछ प्रोसीजर बेस्ड सेक्शंस है, तो ऐसे केस में फिर आप उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आते जाते रहूंगी एंड आई विल बी इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल। जो भी आपके डाउट्स है, वीकनेसेस है, कुछ इश्यूज है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, है ना? बाय बाय।